हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे में होंगे। तो जिस तरह आपको पता है कि हमने इंग्लिश कंपलसरी 2 जो है वो शुरू किया था और उनमें से कुछ चैप्टर्स जो है वो करे थे। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एकेडमिक राइटिंग क्या चीज़ है, इसको हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एकेडमिक राइटिंग हमारे पास क्या है। एकेडमिक राइटिंग जिस तरह नाम से जाहिर है कि हमारे पास एकेडमिक राइटिंग जो है वो एकेडमिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज़ में, स्कूल्स में और इस तरह के ऑफिस में और बड़ों के लिए जो राइटिंग इस्तेमाल होता है वो एकेडमिक राइटिंग कहलाता है। हमने जो है वो फार्मल और इनफॉर्मल राइटिंग भी एक वीडियो बनाई थी, हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आप इनको भी देखना चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। एक है हमारे पास इनफॉर्मल राइटिंग और एक है हमारे पास फार्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग में हम अपने जैसे यानी अपने लेवल के लोगों से, अपने फ्रेंड से जब बात करते हैं, अपने छोटों से जब बात करते हैं, हम इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं। हम इस तरह के इशारे यूज़ करते हैं कि इनफॉर्मल होते हैं। हम आर ए ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। हम जो है फार्मल वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर इज़्ज़त मलहूज़ ख़ातिर हो, बड़े के साथ बात करनी हो, टीचर के साथ बात करनी हो, प्रिंसिपल के साथ बात करनी हो, उम्र के लिहाज से अपने बड़े से बात करनी हो, ओहदे के लिहाज से बड़े से बात करनी हो, तो यहाँ पर हम फार्मल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। और एकेडमिक राइटिंग में हम जो है वो फार्मल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है एकेडमिक राइटिंग इज़ अ क्लियर एंड कंसाइज बेस्ड ऑन अ रिसर्च टू इंक्रीज नॉलेज। हमारे पास जो एकेडमिक राइटिंग है वो क्लियर होगा। क्लियर मतलब ये है कि साफ़ सुथरा होगा, कंसाइज होगा, यानी इसमें उधर उधर की बातें हमने नहीं लिखी होगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे वो रिसर्च बेस होंगे। वो जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें बयान नहीं करेंगे बल्कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू बयान करेंगे जो पहले से लिखा हुआ होगा। क्रिएटिव राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग में फ़र्क यही है कि क्रिएटिव राइटिंग में हम अपनी जज्बात को, अपने एहसासात को, अपने ख्यालात की इजहार करते हैं क्रिएटिव राइटिंग में, जबकि एकेडमिक राइटिंग में हम दूसरे के ख्यालात को अपने अल्फाज का जामा पहनाते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है वो लिखा गया है यूज़ डिडक्टिव रीजनिंग थर्ड पर्सन वॉइस एंड मोर फॉर्मल देन सम ऑफ द अदर राइटिंग्स। यहाँ पर हमने इसमें डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करनी है। एक डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? रीजनिंग हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक है डिडक्टिव रीजनिंग और एक है इनडिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है अगर हम क्लास को कंसिडर करके एक की खसूसियात के बारे में अपना राय कायम करें तो इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं कि हमारे पास बर्ड जो है वो उड़ते हैं, तो कबूतर भी एक बर्ड है वो भी उड़ता है। यानी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कबूतर भी एक परिंदा है तो इसलिए ये उड़ सकता है। अगर हम एक को लेके एक मेंबर क्लास के एक मेंबर को लेके क्लास की खसूसियात जो है वो इसके बारे में कोई राय कायम करे तो ये हमारे पास एंड डिडक्टिव रीजनिंग में आता है। जिस तरह अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं, इस मिसाल को उल्टा कर दूं कि कबूतर एक परिंदा है जो कि उड़ सकता है तो इसलिए सारे परिंदे उड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करेंगे। हम क्लास लेंगे और क्लास की खसूसियात जो है वो एक इंडिविजुअल पे मुसलत करेंगे। यहाँ पर हम थर्ड पर्सन वाइस यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन वाइस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना हम आई यूज़ करेंगे, ना वी यूज़ करेंगे, ना अस यूज़ करेंगे, बल्कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ज़रा इतना बता दूं कि जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो सुन रहा है बात वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो है जो न बात कर रहा है न सुन रहा है बल्कि यहाँ पर नहीं है, जिसको हम उर्दू में गायब कहते हैं, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम फार्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया कि फार्मल वर्ड्स क्या है। अगले स्लाइड पे जाते हैं। हमारे पास यूज़ ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। यूज़ ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग में मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग विद अ क्लियर एंड डायरेक्ट आर्गुमेंट। आपका जो व्यू है वो क्लियर होगा और डायरेक्ट होगा, आपने उधर उधर की बातें नहीं लिखनी। तीसरा स्टेटमेंट, एंड आर्ग्यू यूज टू नोट द अथॉरिटीज इन द फील्ड टू प्रूफ अ स्टेटमेंट। अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आपने जो है वो रिसर्च बेस्ड नॉलेज लेना है, यानी अथॉरिटी का नॉलेज लेना है, रिसर्च पेपर का नॉलेज लेना है, और इस तरह की जो सॉलिड साइटेशन है उसका नॉलेज इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम एकेडमिक राइटिंग में जो हमारे पास है वो हम सेमी फार्मल वॉइस इस्तेमाल करेंगे ना यहाँ पर हम स्लैंग इस्तेमाल करेंगे। स्लैंग अगर आपको नहीं पता तो वो वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी की तजलील के लिए या हकारत के लिए, जिस तरह आज पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे को लोटा कहते हैं, तो ये लोटा लफ्ज़ जो है ये हमारे पास स्लैंग वर्ड्स है। तो यहाँ पर फार्मल राइटिंग में हम न स्लैंग वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे न कंट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। कंट्रक्शन अगर आपके इल्म में हो तो हम डिड नॉट की जगह डिडंट लिखते हैं। हम यहाँ पर डिडंट हम एन लिखेंगे और यहाँ पर कामा और टी, यहाँ पर हम डिडंट इस तरह लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंट्रक्शन है। तो यहाँ पर जो है हम न ये कंट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे और न ये हमारे पास स्लैंग वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास हम ना कंट्रक्शन स्लैंग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ना एक्रोनाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्रोनाइम का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो एब्रीविएशंस है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना कंट्रक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको समझाया यूजिंग हायर लेवल ऑफ वोकेबलरी, और वो वोकेबलरी भी इस्तेमाल नहीं करनी जिसके लिए जो है वो डिक्शनरी उठानी पड़े। हम ऑर्डिनरी स्पीच, ऑर्डिनरी वर्ड्स को इस्तेमाल करना है हमने, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग का पर्पस ये होता है कि दूसरा जिसको हम लेकर रहे हैं कुछ भी वो उससे अपना बात मनवा ले और उसको अपनी बात समझाए। तो इसको बात समझाने के लिए हम जो है वो मीडियम वोकेबलरी इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डिनरी वोकेबलरी इस्तेमाल करेंगे।
हम यहाँ पर एकेडमिक राइटिंग में थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह मैंने आपको समझाया, थर्ड पर्सन वॉइसेस शुड बी यूज्ड, द ऑथर बिहेव्स इंस्टीड ऑफ आई थिंक। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे द ऑथर बिहेव, इसकी जगह जो है आई थिंक की जगह हम यहाँ पर द अदर बिहेव इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह के बहुत सारे सिमिलर स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। नो फर्स्ट और सेकंड पर्सन रेफरेंसेस, हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन रेफरेंसेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। द रीडर मस्ट कंक्लूड इंस्टीड यू शुड नो, यहाँ पर हम यू शुड नो की जगह हम इस्तेमाल करेंगे द रीडर मस्ट कंक्लूड, द रीडर मस्ट कंक्लूड। ओके, यहाँ पर हम किस पर्पस के लिए जो है वो एकेडमिक राइटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पर्पसेस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। एक ही हमारे पास जनरल पर्पसेस के लिए, जनरल पर्पस का मतलब ये है कि हम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये एकेडमिक राइटिंग की मदद लेते हैं। किसी को परसीव करना, माइल करने के लिए जो राइटिंग इस्तेमाल करते हैं वो भी एकेडमिक राइटिंग में आता है। और एंटरटेनमेंट के लिए यानी शेर व शायरी वगैरह, ये जो एंटरटेनमेंट कॉमेडी वगैरह ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे पास जनरल पर्पसेस के लिए आते हैं। स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पसेस में हमारे पास जो है वो आते हैं कि अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, स्पेसिफिक आंसर देने के लिए हम यहाँ पर जो है वो एकेडमिक राइटिंग की मदद लेते हैं। यहाँ पर जो है हम किसी पर्सनल किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो है वो हम एकेडमिक राइटिंग की मदद लेते हैं। फिर हमारे पास जो है वो आता है आर्गूमेंट एंड परसुएशन। तो आर्गूमेंट किसी के बारे में अपने ख्याल का इजहार करते हैं, लेकिन अपने इमोशनल, अपने ख्यालात का इजहार पे दूसरे की रीसर्च जो है उसको फोकियत देंगे और उसको तरजीह देंगे, वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने एक्सपोजिशन का हमारे पास मतलब यह है कि फोकियत, वाज़िहियत, यानी एक चीज़ को समझाने के लिए हम इसकी क्लेरिफिकेशन करते हैं, हम इसकी क्या करते हैं, क्लेरिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपोजिशन में आता है, और हमने इसे के लेक्चर में भी एक्सपोजिटरी ऐसे को एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर हमने इसके टाइप्स को भी पढ़ा था, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, यहाँ पर काज एंड इफेक्ट ऐसे, और इस तरह बहुत सारे ऐसे को हमने पढ़ा था। फिर हमारे पास इसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन आता है, यानी चीज़ के बारे में कुछ मालूमात देनी हो तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आता है। और नरेशन में जो हमारे पास स्टोरी को नरेट करना हो, यानी स्टोरी को बताना हो, तो इसके लिए हम एकेडमिक राइटिंग की मदद लेते हैं। इसके अलावा रिसर्च वर्क के लिए, कुछ रिपोर्ट के लिए, डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, सारी जगह के लिए हम जो है वो एकेडमिक राइटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग, कि हमारे पास एक्सपोजिटरी राइटिंग हमारे पास क्या है। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो राइटिंग है जो इन सारे क्वेश्चन के जवाब दे, हु का जवाब दे, व्हाट का जवाब दे, व्हेन का जवाब दे, वेयर का जवाब दे, व्हाई का जवाब दे, और हाउ का जवाब दे। व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर यूज फॉर द एक्सपोजिटरी राइटिंग, कौन से डेवलपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम जो है ये हमारे पास काज एंड इफेक्ट हमारे पास आता है, ये यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट हमारे पास आता है, डिफिनीशन हमारे पास आता है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास आता है, और प्रोसेस जो है वो हमारे पास आता है। इन सब के लिए हम एक्सपोजिटरी राइटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर किसी के काज या इफेक्ट पे बात करनी हो क्लियरली, तो हम इसको हम एक्सपोजिटरी राइटिंग कहते हैं। किसी दो चीज़ों की कंपेरिजन करनी हो या कंट्रास्ट बयान करना हो, इसके लिए जब हम बयान करेंगे तो ये भी एक्सपोजिटरी राइटिंग में आता है। डिफिनीशन भी एक्सपोजिटरी से में आता है, डिस्क्रिप्शन भी आता है, और प्रोसेस भी आता है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक राइटिंग की अगर हम बात करें, तो ये हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन लेखा होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। हम इसे को भी हमने जो समझा था, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है द इंट्रोडक्शन ओपनिंग पैराग्राफ बेसिकली अकम्प्लिश 2 गोल्स, यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की 2 गोल्स है। गिव एन ओवरव्यू और बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक एंड ब्रॉड टर्म, यानी जो भी टॉपिक हमने बयान करना है उसका सॉलिड ओवरव्यू दे दे। और दूसरा हमारे पास देन नैरो द स्कोप ऑफ टॉपिक एंड प्रेजेंटेशन, एंड जो टॉपिक हमने चूज़ किया है, हमने इस ऐसे में बयान करना है या राइटिंग में बयान करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन बयान करें और ब्रॉड टॉपिक को हमारे पास नैरो करें। प्रिपेयर द रीडर फॉर व्हाट इज़ टू कम द फॉलोइंग राइटिंग, और रीडर को यहाँ पर प्रिपेयर करें कि जो चीज़ हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं और आपने इससे क्या फ़ायदा होगा। प्रोवाइड द मेन पॉइंट्स व्हाट विल डिस्कस एंड वाई हुज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सब्जेक्ट मैटर। रीडर को प्रिपेयर करना है कि इस राइटिंग में हमने क्या कुछ लिखना है और इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है। ग्रेव द रीडर अटेंशन, और जो रीडर है इसका अटेंशन को खींचना है। फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है बॉडी में हमने डेवलपमेंटल पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ आर हार्ट ऑफ द इसे, ये हमारे पास इसे का हार्ट होता है, यानी बॉडी होता है। इट कंटेन ओनली द मेन आइडियाज इंस्टीड बाय स्टेटेड बाय द टॉपिक सेंटेंसेज ऑफ दैट पैराग्राफ। यहाँ पर हमने जो भी पर्पस हमने चूज़ किया हुआ है वो हमने बयान करना है। एनालिसिस द एविडेंस, और जो शवाहिद हमारे पास होते हैं उसका तज्जिया करना है। डायरेक्टली सपोर्ट इन द थीसिस स्टेटमेंट, और जो हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अपना पर्पस बयान किया हुआ है उसके सपोर्ट के लिए हमने और जो एविडेंस है उसको लाना है और रीडर को परसीव करना है कि और उनसे अपने बात मनवाना है। द पैराग्राफ आर अरेंज इन द लॉजिकल प्रोग्रेशन, हमने इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में अरेंज करना है। हमने पिछले चैप्टर्स में क्रोनोलॉजिकल आर्डर को डिस्कस किया था कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखना है, फिर इसके बाद जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो, फिर इसके बाद जो हो। द पैराग्राफ शुड फ्लो स्मूथली फ्रॉम द वन टू द नेक्स्ट एंड हैव इंटरनल फ्लूइडिटी वाइल प्रेजेंटिंग सपोर्टिंग एविडेंस टू द पैराग्राफ पॉइंट
यहाँ पर हमने जो है वो जितने भी टॉपिक हमने पैराग्राफ हमने बॉडीज़ में लिखने हैं, तो इस बॉडीज़ के दरमियान हमने रबत को कायम करना है। हमने यहाँ पर ट्रांजिशनल वर्ड्स, ट्रांजिशनल फ्रेजेस और ट्रांजिशनल क्लॉजेस इस्तेमाल करने हैं ताकि रबत ना टूटे और स्मूथली जो है हमने अपने बात मनवा सके। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमारे पास जो है वो हम इस टॉपिक की समरी बयान करेंगे कि ये जो एविडेंस हमने लाए, जो बातें हमने की, जो परसुएशन हमने आपका किया, इसकी कंक्लूजन क्या है और इससे हमारे पास क्या क्या नताइज आ सकते हैं। क्लियरली रीस्टेट द थीसिस स्टेटमेंट बट नॉट इन दी वाइब्रेंट फॉर्म। हमने जो है थीसिस स्टेटमेंट लिखना है बट क्लियरली एंड प्रिसाइज एंड कंसाइज लिखना है। ब्रीफली समराइज द एविडेंस प्रेजेंटेड इन द राइटिंग, और जो भी चीज़ हमने ऊपर बॉडी में बयान की है उसके जो समरी है उसको भी लिखना है। प्रोवाइड द फाइनल जजमेंट द सब्जेक्ट मैटर डिस्कस बाय बाटेंग ऑल द थीम्स एंड आइडियाज़ टुगेदर। सारे थीम्स और आइडियाज़ को इकट्ठे लिख के जो भी एविडेंस जो आपने बयान किए हुए हैं इसके नताइज क्या क्या मुरतब होते हैं, ये सारे कुछ आपने कंक्लूजन में लिखना है। और साइटेशन सोर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं इसमें, मैंने पहले आपको बताया कि हमारे इमोशंस, हमारे ख्यालात हमने इसमें डिस्कस नहीं करने, बल्कि यहाँ पर हमने साइटेशन देने हैं, कोट्स बयान करने हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन बयान करना है, स्लैंग वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना, कंट्रैक्शंस को इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह जॉर्गन्स को भी इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह क्लेचीज़ को भी इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाई यूज़ कोटेशन पैराफ्रेज एंड समरी, हमने यहाँ पर समरी कोटेशन किस लिए इस्तेमाल करना है। आर रिक्वायर्ड फॉर ईच मेन आथर कैन नॉट कंक्लूड द पर्सन फीलिंग ओपिनियन, इसलिए हमने यहाँ पर कोटेशन पैराफ्रेज और समरी लिखना है क्योंकि यहाँ पर हम जो राइटर होता है, जो आथर होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान नहीं कर सकता, वो अपना फीलिंग बयान नहीं कर सकता। आर क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम स्टाइल, यहाँ पर हमने जो है प्रॉपर फॉर्मेट में ये लिखना है और स्टाइल भी यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए। प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द राइटिंग, ये हमने बताया कि सॉलिड शवाहिद जो है वो ढूंढ कर लाने हैं। यहाँ पर आर द यूज इन स्ट्रेटजी प्लेसेस इन द राइटिंग टू सपोर्ट द स्टेटमेंट मेड, और यहाँ पर हमने जो है वो स्ट्रेटजी अपनानी है कि जो किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना हो वो पैराग्राफ आपने लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कोटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। हमारे पास कोटिंग, पैराफ्रेजिंग और समराइज में अंतर क्या है, इसमें फ़र्क क्या है। तो कोटिंग सबसे पहले देख लेते हैं। मस्ट बी प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल, ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट में होगा और प्रॉपर स्टाइल में होगा। मस्ट वॉच सोर्सेज डॉक्यूमेंट वर्ड फॉर वर्ड, यहाँ पर जो भी वर्ड्स कोड में इस्तेमाल हुए हैं आपने वो सारे वर्ड बाय वर्ड यही कुछ लिखना है। मस्ट गिव एट्रीब्यूशन टू द ओरिजिनल सोर्स एंड आथर, आपने जो ये जो कोड आप लिखेंगे तो उसको इसके साथ मंसूब करेंगे जिससे आपने ये कोड लिया है। मस्ट प्रोवाइड सपोर्टिंग मटेरियल, और इसके सपोर्टिंग मटेरियल से ये जो है अगर वो सपोर्टिंग मटेरियल से ये कोटेशन रिलेट कर रहा हो तो हम कोटेशन लिखेंगे, वरना नहीं। मस्ट हैव मीनिंगफुल प्लेसमेंट, और जो भी आप कोटेशन लिखेंगे इसका मीनिंगफुल स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास पैराफ्रेजिंग आता है। मस्ट बी प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्मेट, यहाँ पर पैराफ्रेजिंग में आप देख सकते हैं पैराफ्रेजिंग इज़ पुटिंग अनदर पर्सन वर्ड्स इनटू योर ओन, जो अगले बंदे का वर्ड्स हो वो अपने वर्ड्स में हम बयान करते हैं। सिंप्लीफाई ओरिजिनल सोर्स इन्फॉर्मेशन, और जो वर्ड्स हम बयान करेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में होंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। मस्ट गिव ट्रिब्यूशन टू द ओरिजिनल सोर्स, और ये जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे उसको भी उससे मंसूब करेंगे जिससे हमने ये वर्ड्स लिए थे, जो स्टेटमेंट लिया था। मस्ट प्रोवाइड सपोर्टिंग मटेरियल, और ये जो है इसके सपोर्टिंग मटेरियल इसके साथ भी लिखना है। समरी में हमारे पास समरी मफहूम को कहते हैं यानी तशरीह को कहते हैं। सिंप्लीफाइज एंड शार्टन, इसको हम सादा करेंगे और शार्टन करेंगे यानी मुख्तसर करेंगे। ओरिजिनल सोर्स का मेन आइडिया को हमने लिखने हैं। इज़ द आथर ओन वर्ड्स, और आथर के जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो यानी जो चीज़ हमने समराइज़ करना है तो इसके बारे में हमने ये चीज़ें जो है shorten the original work but retain the original meaning, must give attribution to the original source and author, must provide supporting material and must have meaningful placement। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास है वो हम समरी में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एकेडमिक राइटिंग को समझा, क्या कुछ हम एकेडमिक राइटिंग में लिखते हैं, इसके पर्पसेस क्या है और क्या कुछ नहीं लिखते, तो ये हमने समझा। और आखिर में हमने कोटिंग, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग को समझा। थैंक यू सो मच।